हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, रिएक्शन कांस्टेंट Q एंड गिब्स एनर्जी G। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए Kc का मान जो होता है, Kc का मान अभिक्रिया की गतिकी पर निर्भर नहीं करता है। सो द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड on the rate of the reaction. However, as you know, you have studied in chapter 6 thermodynamics. It is directly related to the thermodynamics of the reaction and in particular to the change in Gibbs energy delta G. यानी कि आप इसके आगे के चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया की ऊष्मागतिकी वह गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन पर निर्भर करती है। तो डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कैसा होगा हमारा, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगी, यानी कि कैसी होगी, ऋणात्मक। तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्वतः। और रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस होगी तो वो कैसी होगी, फॉरवर्ड होगी, यानी कि अग्र अभिक्रिया होगी। ठीक है। तो अब दूसरी वैल्यू हम देखते हैं, डेल्टा जी। डेल्टा जी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी क्या, धनात्मक। देन द रिएक्शन कंसिडर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इंस्टेड एज रिवर्स रिएक्शन वुड हैव ए नेगेटिव डेल्टा जी, यानी कि डेल्टा जी का जब धनात्मक मान है तब अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होती है। ये कैसी होती है, स्वतः नहीं होती है। इसकी बजाय प्रतीप अभिक्रिया यानी कि रिवर्स रिएक्शन हेतु डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। अतः अग्र अभिक्रिया के उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन शैल बी कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट, यानी कि ये कैसी होगी, रिवर्स अभिक्रिया होगी। और रिवर्स होगी तो क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट जो होगा हमारा, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में, यानी कि उत्पाद किस में परिवर्तित होगा, अभिकारक में। ठीक है। अब व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट एंड देयर इज नो लॉन्गर any free energy left to drive the reaction। यानी डेल्टा जी जब शून्य हो जाता है तो अभिक्रिया किस में होती है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में होती है, साम्यावस्था में होती है। और जब साम्यावस्था में होती है अभिक्रिया तो उसको आगे अभिक्रिया होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नेगेटिव प्लस आर टी लॉग क्यू, यानी कि ऊष्मागतिकी की व्याख्या के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस प्लस आर टी एल एन क्यू। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने लिया है डेल्टा जी माइनस इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ये क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा है। इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है। अब
इक्विलिब्रियम जब होता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड क्वांटिएंट Q इज इक्वल टू KC होता है। तो इसको ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, G की वैल्यू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेल्टा G माइनस प्लस RT ln K। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई। तो अब यहाँ पे G माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस RT ln K, ये हो जाएगा। अब ln K इज इक्वल टू, ये ln K रखा है मैंने, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा G माइनस अपॉन RT, ये होगा। अब इस इक्वेशन में मैं एंटी लॉग ले लूँ दोनों तरफ, तो क्या होगा, एंटी लॉग लेने पर व्हेन टेकिंग दोनों तरफ प्रति, एंटी लॉग को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति लघु गुणक। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, यानी कि एंटी लॉग यानी प्रति लघु गुणक। तो ये क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस G माइनस अपॉन RT, ये फैक्टर मिलेगा हमको। ये कहाँ चला गया, ये पूरा E के पावर में चली गई ये चीज़, और K इज इक्वल टू ये हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसके अपन हैंस यूजिंग द इक्वेशन द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा G माइनस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण का उपयोग हम करते हैं तो डेल्टा G के पद के रूप में अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता को समझाया जा सकता है। तो अब इसकी वैल्यूज के लिए हम सोचते हैं कि इफ डेल्टा G माइनस इज लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, डेल्टा G की वैल्यू लेस देन 0, देन माइनस G माइनस अपॉन RT इज क्या हो गया, पॉजिटिव। ये मान कैसा हो जाएगा हमारा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ ऊपर माइनस में है इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है हमारा पूरा इज ग्रेटर देन 1 एंड मेकिंग K इज ग्रेटर देन 1, सो द हमारा ई रेस टू माइनस G माइनस अपॉन RT इज ग्रेटर देन 1, सो K greater than 1 होगा, which implies a spontaneous reaction or the reaction which proceeds in the forward direction to such an extent that the product are present predominantly, यानी कि यहाँ पे वैल्यू K की 1 होने के कारण अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाया जा सकता है। और यह अभिक्रिया कैसे होगी, अग्र अभिक्रिया कैसी होगी, अग्र अभिक्रिया उसकी आखिरी सीमा तक होती रहेगी और उत्पाद की क्या रहेगी, अधिकता बनेंगी, अधिकता में बनेंगे, ये हम कह सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा लेते हैं इसमें कि यदि ये वैल्यूज हमारी कैसी हो जाती है, नेगेटिव, सॉरी ग्रेटर देन 0 होती है, तो क्या होगा, इफ डेल्टा G माइनस इज ग्रेटर देन 0, तो देन वो फैक्टर जो E वाला था डेल्टा G माइनस अपॉन RT, ये कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, इज नेगेटिव। तो
e raised to minus g minus upon RT is less than 1 and k is less than 1, which implies, अब ये क्या दर्शाता है हमें, a non spontaneous reaction and reaction which proceed in the forward direction to such a small degree that only a very minute quantity of product is formed. तो ये हमें क्या बताता है कि जब k is less than 1 होगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि अस्वतः प्रवर्तिता होगी और अभिक्रिया अग्र दिशा में उस सीमा तक होती है जहां उत्पाद कैसा बनता है, उत्पाद प्रोडक्ट न्यूनतम होगा। तो ये रिलेशन हमको समझ में आ गया है इसमें। चलिए अब हमारा जो नया टॉपिक है वो हम देख रहे हैं इसमें। तो दूसरा टॉपिक जो देख रहे हैं हम वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो अब साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा जो साम्यावस्था, किसी भी प्रारंभिक सांद्रण से उस अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पादों के साम्यावस्था में सांद्रण की गणना की जा सकती है। साथ ही यहाँ यदि साम्यावस्था स्थिरांक का ताप के साथ परिवर्तन नहीं भी ज्ञात हो तो हम ली सातालीय सिद्धांत की मदद से परिवर्तन से साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है जो वो है हमारे लिए ली सातालीय प्रिंसिपल। कौन सा है? ली सातालियर्स प्रिंसिपल, यानी कि हिंदी में इसको हम लिखते हैं ला सातालीय। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? इट स्टेट दैट अ चेंज इन एनी ऑफ फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ ए सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच ए मैनर so as to reduce or to counteract the effect of the change। तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज किसी भी रासायनिक साम्य स्थापित है, कोई भी बैलेंस रिएक्शन हो रही है और इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर है और उस समय हमें इसके ऊपर यदि हम इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, यानी कि सांद्रण में परिवर्तन करें, या तो हम इसके टेम्परेचर में परिवर्तन करें, टेम्परेचर चेंज करें यानी कि ताप में परिवर्तन करें, या हम इसके प्रेशर में परिवर्तन करें, यानी कि दाब में परिवर्तन करें। तो ये क्या होगा? इससे हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज को समझाने के लिए ली सातालिया ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसके अनुसार किसी भी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारक सांद्रण, ताप और दाब में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था जो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो किस दिशा की ओर अग्रसर होती है कि जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। तो यदि ये साम्यावस्था पर रिएक्शन है और मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, ताप चेंज कर दिया या दाब चेंज कर दिया तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? साम्यावस्था से डिस्टर्ब हो जाएगी। और डिस्टर्ब होकर के रिएक्शन किस तरफ होने लगेगी कि जिस तरफ मैंने जो चेंजेस किया है उस चेंजेस का प्रभाव न्यूनतम हो जाए या वो प्रभाव नष्ट हो जाए। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ
कि ली सातालिया प्रिंसिपल क्या है? इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, any of these factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change। यानी कि किसी भी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारक सांद्रण, ताप और दाब में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। तो अब हम इन तीनों प्रभावों को देखते हैं कि मिलाने से क्या प्रभाव होते हैं। उसके लिए हम एक एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो ली सातालिया सिद्धांत पर कैसे क्या, सबसे पहले हम देखते हैं सांद्रण पर प्रभाव, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। तो सांद्रता, जब अभिकारक या उत्पाद को अभिक्रिया में मिलाने या निकालने से साम्यावस्था परिवर्तित होती है, तो ली सातालिया सिद्धांत के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले अभिकारक या उत्पाद को मिलाने से सांद्रता पर पड़े दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है ताकि मिलाए गए पदार्थ का उपभोग हो सके। तो यदि हम सांद्रता में अभिकारक मिलाते हैं तो अभिक्रिया किस दिशा की ओर होने लगती है कि जिससे अभिकारक का क्या हो जाए, अभिकारक में से अधिकतम क्या बन जाए, उत्पाद बन जाए, उसका उपयोग हो जाए। दूसरी बात, अभिकारक या उत्पाद के निष्कासन से सांद्रता पर दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है ताकि अभिक्रिया से निकाले गए पदार्थ की पूर्ति हो सके। यानी यदि मैं कम कर दूं, अभिकारक कम करूं, तो अभिक्रिया किस दिशा की ओर होने लग जाएगी कि अभिक्रिया से निकाले गए पदार्थ की पूर्ति हो सके। यानी कि जब किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पाद में से किसी एक का भी सांद्रण साम्यावस्था पर बदल दिया जाए तो साम्यावस्था मिश्रण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि सांद्रता परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाए। तो इस चीज को हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे H2 + I2 gives 2HI। दिस वन इज गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब अभिक्रिया पर हम विचार करते हैं। तो इस अभिक्रिया साम्यावस्था पर अभिक्रिया मिश्रण में बाहर से H2 गैस मिलाई जाए, ये हम बढ़ा देते हैं, H2 बढ़ा देते हैं। तो साम्यावस्था के पुनः स्थापन के लिए अभिक्रिया किस दिशा में होगी, फिर से अभिक्रिया किस दिशा में होने लगेगी, तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी कि H2 का उपयोग हो जाए। तो यहाँ पे अधिक H2 I2 से क्रिया करके क्या बनाएगी, HI। तो अतः अभिक्रिया क्या होगी, दाईं ओर अग्रसर होगी। किधर होगी, दाईं ओर अग्रसर होगी, यानी अग्र अभिक्रिया होगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और अभिक्रिया संपन्न होगी। यानी अत्यधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में हमें क्या मिलेगा, HI प्राप्त होता है। तो अभिकारक और उत्पाद के योग की स्थिति में नई साम्यावस्था स्थापित होगी जिसके कारण अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता उसके योग करने के समय में से कम तथा मूल मिश्रण से अधिक होनी चाहिए। तो इस चीज को हम यहाँ पे एक ग्राफ से समझते हैं कि यदि साम्यावस्था पहले थी, ये साम्यावस्था पे H2 और I2 दोनों थे और ये साम्यावस्था यहाँ पे स्थापित हो गई थी। अब हमने क्या करा, यहाँ इसी साम्यावस्था के ऊपर H2 I2 मिलके HI बना रहता है। चलिए अब हमने यहाँ पे H2 डाला, तो H2 डालने पर क्या हो जाएगा, ये HI अधिक मात्रा में बनने लगेगा और साम्यावस्था पुनः स्थापित होगी। लेकिन साम्यावस्था पर ये स्थिति नहीं रहेगी T2 टाइम पे। तो टाइम वर्सेस हमने क्या लिया है, सांद्रता का ग्राफ बनाया है। तो ये यहाँ पे हमको समझ में आ गया है कि HI ये बन रहा था, I2 था,
लेकिन H2 क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पे डालने से ये क्या हो गया, बढ़ गया है। तो पुनः ये कम होते हुए वापस साम्यावस्था पर आ जाएगा, यानी कि बढ़ा हुआ H2 उपयोग में आने लगेगा। ये हमको इसमें से समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि इस समीकरण के लिए हम QC लिखें तो QC इज इक्वल टू क्या होगा, HI² अपॉन H2 इंटू I2 ये होगा। तो यदि साम्यावस्था पर H2 मिलाया जाता है तो H2 बढ़ता है, तो QC का मान क्या हो जाएगा, QC का मान KC से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा संख्या होगी, ज़्यादा से भाग देने पर ये वैल्यूज कैसी आएगी, कम आएगी। तो QC कैसा हो जाएगा, KC से कम हो जाएगा। इसलिए अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, अग्र दिशा की ओर होती है, अर्थात H2 तथा I2 घटता है तो HI का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता है, और तब QC इज इक्वल टू KC न हो जाए, अर्थात नई साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। तो औद्योगिक प्रक्रमों में उत्पाद को अलग करना अधिकतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि हम क्या करें, H2 तथा I2 घटता जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, H2 और I2 उपयोग में आकर के HI बनेगा, लेकिन एक समय में क्या हो जाएगा, HI में से फिर I2 और H2 बनने लग जाएगा साम्यावस्था स्थापित होने के लिए। इसलिए समय समय पर हमें HI को बाहर निकालते रहना चाहिए। दूसरी बात कि जब साम्यावस्था पर किसी उत्पाद को अलग कर दिया जाता है तो अभिक्रिया जो पूर्ण हुए बिना साम्यावस्था पर पहुंच गई है वह पुनः अग्र दिशा में चलने लगती है, यानी कि अधिकतम उत्पाद बनने लगते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स इन वैल्यू ऑफ QC बीइंग लेस देन KC से इसका मान कैसा हो जाता है, कम। सो इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम again reaction moves in the forward direction, and similarly we can say that the removal of a product also boosts the forward reaction and increase the concentration of product, and this has great commercial application in cases of reaction where the product is a gas or a volatile सब्सटेंस। जब प्रोडक्ट गैस या वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं तो इसको हमें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए। तो इसी तरह से इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज लिक्विफाइड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सर सो दैट रिएक्शन कीप्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसी तरह से हम दूसरा रिएक्शन भी हमें पता है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इसमें भी हमें समय समय पर इसको बाहर निकालते रहना चाहिए। तो ये हमारा सांद्रता परिवर्तन हमको समझ में आ गया है। अब हम दूसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये हम देख चुके हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब हम दूसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, यानी कि दाब में परिवर्तन। तो किसी भी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है, यानी कि आयतन उसका कम होगा तो दाब में उसके कारण प्रभाव आएगा। तो जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या में भिन्नता होती है तो विषमांगी साम्य पर ली-सातले सिद्धांत प्रयुक्त करने पर ठोसों और द्रवों पर दाब के परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पे हम गैसीय अभिक्रिया लेते हैं, एक CO गैस प्लस 3H2 गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, CH4 गैस प्लस H2O गैस।
तो यहाँ पे देखिए CO और H2 इसके कितने मोल हैं, इसका 1 और इसके 3, ये कितने मोल है, 4 मोल है। और बनने वाले 1 और 1 2 मोल हैं। तो इस अभिक्रिया में 4 मोल क्रिया कारकों से उत्पाद के 2 ही मोल बनते हैं। तो इस अभिक्रिया में साम्यावस्था मिश्रण को एक निश्चित ताप पर पिस्टन लगे एक सिलेंडर में रखकर दाब क्या करना पड़ेगा, दाब दुगना कर उसके मूल आयतन को आधा कर दिया जाता है। ये जो 4 है इसको कितना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दाब पिस्टन से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि दाब क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया हमें। तो इस प्रकार अभिकारक और उत्पादों का आंशिक दाब अथवा इसके फलस्वरूप इनका सांद्रण बदल दिया गया है और अब मिश्रण साम्यावस्था में नहीं रह गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया में गैस के मोलों की संख्या ज़्यादा होती है तो दाब बढ़ाया जाता है और साम्यावस्था अग्र दिशा में अग्रसर होने लगती है। तो इसे अभिक्रिया के भागफल QC द्वारा समझाया जा सकता है। तो अब इसके लिए Q बराबर क्या आएगा, QC बराबर, तो QC बराबर CH4 और H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको पहले हम लिख रहे हैं CO और H2 क्यूब। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 है, तो 2 से ये 2 ये 2 और इनके कॉन्सेंट्रेशन को 4 करना है, तो ये 2 और ये 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 का क्यूब यानी कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो ये हमारे लिए हो गया 4/16, 4/16 CH4 H2O अपॉन CO इंटू H2। तो ये हो गया हमारा KC अपॉन 4। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, QC क्या हो गया है, QC इज लेस देन KC। तो QC इज लेस देन KC, तो अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में, अग्र दिशा यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। और ऐसे अभिक्रिया जैसे दूसरी मैं ले लूँ तो C+ ये सॉलिड है, ये CO2 गैस, तो ये क्या बनाती है 2CO, ये भी क्या है गैस। तो इस अभिक्रिया में जब दाब बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। क्यों होती है विपरीत दिशा में, यहाँ पे 2 CO बन रहे हैं और यहाँ पे भी क्या है 2 बन रहे हैं। तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है क्योंकि अग्र अभिक्रिया में मोलों की संख्या बढ़ जाती है। अग्र अभिक्रिया में मोलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए क्योंकि ये सॉलिड है, इसके मोल तो गिने जाएंगे ही नहीं, इसके 1 मोल है और इसके कितने हैं 2 मोल। तो ये अभिक्रिया में मोलों की संख्या बढ़ जाने के कारण ये क्या होती है, वापस विपरीत दिशा में होने लगी है, यानी कि ये बैकवर्ड रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि सॉलिड के आगे का मोल तो गिने ही नहीं जाएंगे, इसका 1 और इसके 2 मोल है इसलिए। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, इसमें टेम्परेचर चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि दाब में, टेम्परेचर में, ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन होता है तो
कोई भी अभिक्रिया में दाब या आयतन में परिवर्तन के कारण साम्य सांद्रता विक्षुब्ध होती है और उसके कारण जो संगठन में परिवर्तन होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसका भागफल Q साम्य स्थिरांक Kc के बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब ताप में परिवर्तन होता है तब Kc का मान क्या हो जाता है? टेम्परेचर के कारण Kc के मान परिवर्तित होते हैं और सामान्यतः तापक्रम पर स्थिरांक की निर्भरता डेल्टा H पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? डेल्टा H पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हम जो पूर्व में पढ़ के आए हैं उसी को हम दोहरा रहे हैं, उसी को हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज क्या होगा। whenever an equilibrium is disturbed by the change in the concentration, pressure or volume, the composition of the equilibrium mixture changes because the reaction content Qc is not equal to the Kc, and Kc, when a change in temperature occurs, the value of equilibrium constant Kc change and it depends upon the delta H. The equilibrium constant for a exothermic reaction, exothermic यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी तो डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज कैसी रहेगी? डेल्टा H की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव। और डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो अब ये डेल्टा H की वैल्यू किस पर? साम्यावस्था पर कैसे रहेगी? नेगेटिव। तो तापक्रम के बढ़ने पर साम्यावस्था स्थिरांक क्या होता है? घटने लगता है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा? जो डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कांस्टेंट Kc इज डिक्रीजेस, Kc डिक्रीज होता है। तो ये चीज हमें समझ में आई। दूसरा हम देखते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी। उष्मा शोषी के लिए वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, यानी कैसी होती है? धनात्मक। तो जब वैल्यू ये धनात्मक होती है तो साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि Kc व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस Kc इज इंक्रीजेस। ये क्लियर हो गया हमारा कि टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है और कब होता है। टेम्परेचर चेंज अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन बोथ। तो टेम्परेचर में जब हम बदलाव होता है तो तापक्रम परिवर्तन, साम्यता स्थिरांक Kc और रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया वेग दोनों में परिवर्तन करता है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो इसके लिए हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 gives 2NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो इसमें डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव 92.38 किलो जूल पर मोल। तो अब ये रिएक्शन हमारी क्या सब बता रही है कि दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड अकॉर्डिंग टू ली सातालिया प्रिंसिपल, राइजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट एंड डिक्रीज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे यदि टेम्परेचर, ये कौन सी है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो डिक्रीज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, सो द लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, but the practically very low temperature slow down the reaction and thus the catalyst is used. तो अब यहाँ पे इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हम यदि टेम्परेचर, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ली सातालीय सिद्धांत के अनुसार यदि हम तापक्रम बढ़ाते हैं तो साम्यावस्था बाईं ओर यानी उल्टी दिशा में बाईं दिशा में स्थानांतरित होती है और अमोनिया की साम्यावस्था सांद्रता कम हो जाती है। तो अमोनिया की सांद्रता कैसी होती है? कम होने लगती है, यानी कि कम ताप पर अमोनिया की उच्च मात्रा, उच्च उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये हमें कैसे उस पर करना चाहिए? कम ताप के ऊपर, लो टेम्परेचर पे इसको संपन्न कराना चाहिए। दूसरी बात कि जब हम प्रायोगिक रूप से इस चीज को देखते हैं और कम ताप पर अभिक्रिया की गति भी कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? उत्प्रेरक का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि कैटलिस्ट का उपयोग करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो ये हमारा तीसरा चेंज तो जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये देख लेते हैं हम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक पहले क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु उनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होता है। तो उत्प्रेरक क्रियाकारकों के उत्पादों में परिवर्तन हेतु कम ऊर्जा वाला नया मार्ग उपलब्ध करवाते हैं, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। तो उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को समान मात्रा में कम कर देता है और उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप अभिक्रिया मिश्रण पर साम्यावस्था संगठन को परिवर्तित नहीं करता है। यह संतुलित समीकरण में या साम्यावस्था स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं होता है। इसको हम कहीं और भी शो ऑफ नहीं करते हैं। तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जैसे ये हुआ है, हमारी अभिक्रिया हुई है, तो विचार करें तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और यहाँ उत्पाद के मोलों की संख्या कैसी है? कम है। ये 2 है और ये कितने हैं? 4 मोल बनके मात्र कितने बन रहे हैं उत्पाद में? 2 ही मोल बन रहे हैं। तो साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम को बढ़ाने से घटता है, तो कम ताप पर अभिक्रिया के वेग घटता है और साम्यावस्था पर पहुंचने में अधिक समय लगता है। तो ये कम ताप पे कराना चाहिए। अब कम ताप पे कराते हैं तो उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें अधिक समय लगता है, क्योंकि अभिक्रिया का दर जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उच्च ताप पर क्रिया की दर संतोषजनक होती है, लेकिन उत्पाद कम हो जाता है। तो इस चीजों को करने के लिए यहाँ पे Fe आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन से होती है और NH3 की मात्रा संतोषकारक हमें प्राप्त होती है। इसलिए NH3 का उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दाब बढ़ाना चाहिए, दाब इंक्रीज करना है एंड टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तब जाके और कैटलिस्ट का उपयोग करने से अभिक्रिया अच्छे वेग से हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से हम दूसरा एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस gives 2SO3 गैस। तो यहाँ पे साम्यावस्था स्थिरांक में हम देखें तो SO2 और SO3 में ऑक्सीजन बहुत धीमी दर से होता है ऑक्सीकरण, और यहाँ पे देखिए ये 3 मोल है, 2 और 1 3 और उत्पाद 2 ही मोल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेटिनम अथवा V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी पड़ती है। और यदि किसी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान काफी कम हो तो उसमें उत्प्रेरक बहुत कम सहायता
कर पाता है। तो केसी का मान डिपेंड करता है। केसी का मान यदि इसके लिए है 1.7 इंटू 10⁻26, तो ये मान अधिक है तो उत्प्रेरक भी कार्य करते हैं, उसका इफेक्ट हमें मिलता है। लेकिन केसी का मान कम हो तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेरक भी कार्य नहीं कर पाता है। सो द optimum condition of temperature and pressure for the synthesis of NH3 using catalyst Fe and reaction is occurs at 500 degree centigrade temperature and pressure is 200 atmospheric pressure. Similarly, in this reaction, SO2, 2SO2 plus O2 gives 2SO3, where the equilibrium constant Kc is equal to 1.7 into 10⁻26. So the value of Kc is suggestive, is reaction going to completion, but practically the oxidation of SO2 to SO3 is very slow. Thus the platinum or vanadium pentaoxide या divanadium pentaoxide is used as a catalyst to increase the rate of reaction. But the reaction have the small equilibrium constant K, catalyst would be of little help. जब Kc की वैल्यू बहुत कम होती है तो कैटालिस्ट भी ज़्यादा हेल्प हमें नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।